नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों की कहानियाँ हैं और आप चाहते हो कि आपकी कहानियों को मैं आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज के इंटरव्यू में हमारी मुलाकात होगी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नुमान सचदेवा से। स्वागत है नुमान जी आपका। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें और हमारा मार्गदर्शन करें कि आखिर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्या कुछ करता है, और अगर हम में से कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनना चाहता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। साथ ही हम इससे अपनी आजीविका कैसे चला सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे दोस्तों को अगर आप बताएं तो उनका मार्गदर्शन होगा। नुमान, धन्यवाद। विनोद जी, मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता और जिस चीज़ का अस्तित्व है उसे मैं नकारना भी नहीं चाहता हूँ। विनोद, आप कहना चाहते हैं कि भूत, प्रेत, आत्माएं, पिशाच, चुड़ैल सच में होते हैं? नुमान, जी बिल्कुल होते हैं, बस बहुत कम लोगों का उनसे सामना होता है, और ना हो वही अच्छा है। विनोद, तो आपने जानबूझकर आ बैल मुझे मार क्यों किया? नुमान, जी इसके पीछे कई वजह है। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए जब मुझे मदद नहीं मिली और कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे। मैंने तभी यह इरादा पक्का कर लिया कि मैं इसी विषय में पढ़ाई करूंगा और हर संभव लोगों को मदद करूंगा। विनोद, तो क्या आप किसी की मदद कर पाए? नुमान, जी बिल्कुल। आज तक मैंने लगभग 50 लोगों की मदद की है। उनमें से 10 लोगों को सच में मेरी मदद की जरूरत थी और बाकी को डॉक्टर की। विनोद, तो आपने यह कैसे जाना? नुमान, जी मैंने 7-8 वर्षों तक इसी विषय पर गहन अध्ययन किया था और अब मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि किसे डॉक्टर की जरूरत है और कौन मानसिक रूप से बीमार है। विनोद जी, इस समय आपकी आंखों में भी एक अजीब सा डर समाया हुआ है। कभी आपके साथ भी कुछ अलौकिक घटना हुई है? चलिए हम आपका अनुभव साझा करते हैं। विनोद, जी आपने कैसे जाना? नुमान, चलिए तो पहले विनोद जी आप ही का इंटरव्यू हो जाए। विनोद जी, क्या आप हमारे साथ अपना वह खास इंसिडेंट साझा करना चाहोगे? विनोद, पर मैं आपको बताता हूँ। बात बहुत पुरानी है, कॉलेज के टाइम की। नुमान, कोई बात नहीं, आपके दर्शक यह जानकर बहुत खुश होंगे। विनोद, जी तब मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा था। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, मुकेश। वह कुमाऊं से था, पढ़ने में बहुत तेज। गर्मी की छुट्टियों में हम सब अपने अपने घर गए थे, पर छुट्टियों के बाद जब मुकेश वापस आया तो नुमान जी उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। हट्टा कट्टा गोरा लड़का, बिल्कुल पतला और काला हो चुका था। हर समय न जाने उसे क्या दिखाई देता। खाना खाते समय अचानक से कांपने लगता, कभी कभी तो डर के कारण लगता वह बेहोश हो ना जाए। हम सारे दोस्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। रात को तो हालत और भी खराब हो जाती। अचानक से चिल्लाने लगता, जाओ यहाँ से जाओ, ऐसा बोलता। नुमान, अच्छा और क्या बदलाव आए थे उसमें? विनोद, अरे क्या बताए, बेचारे का फाइनल ईयर खराब हो गया। वह एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। उसके पापा उसे लेने आए थे। उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था उसके साथ। नुमान, प्रेत बाधा हुई थी ना उसे, यानी कोई अतृप्त आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। विनोद, जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुकेश के पिता ने भी यही बताया। जब वह बस अड्डे से अपने घर जा रहा था तब शाम ढल चुकी थी। बस अड्डे से वह पैदल ही चल पड़ा। घर पर सूचना ही नहीं दी अपने आने की। बड़ा खुश था कि सबको सरप्राइज देगा। नुमान, तो क्या रास्ते में ही? विनोद, जी उसे सड़क किनारे एक खूबसूरत लड़की पत्थर पर बैठी दिखाई दी। उसने उस लड़की को देखा, शायद उससे पूछा था कि वह शाम ढले क्या कर रही है। नुमान, उसे लड़की ने जवाब नहीं दिया, राइट? विनोद, तो उसने फिर से पूछा, लगातार 3 बार पूछा।
फिर वह बहुत खुश रहने लगा। वह अकेले में किसी से बात करता था, पर फिर एक दिन ऊंची पहाड़ी पर अकेले चला गया और शायद वह वहां से कूद ही जाता अगर गांव का कोई आदमी उसे देख नहीं लेता। नुमान, उस पर कुंवारी कन्या का प्रेत होगा। ऐसी लड़कियां जो अविवाहित ही मृत्यु को प्राप्त होती है, उन्हें कई बार यह पता ही नहीं होता कि वह मर गई है, और यदि कोई खूबसूरत कुंवारा लड़का उनसे बात कर ले तो वह उनसे प्रेम करने लगती है। विनोद, लेकिन फिर मुकेश ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? नुमान, क्योंकि तभी तो उनका मिलन संभव था, लेकिन शायद तुम्हारा दोस्त मुकेश यह नहीं जान पाया था कि उसकी जान को खतरा है और उसने उस प्रेत से पीछा छुड़ाना चाहा, पर तब तक देर हो गई थी। प्रेत उसके शरीर में रहने लगा और उसकी सेहत गिरने लगी। फिर जब उसके पिता उसे गांव ले गए तब क्या हुआ? विनोद, फिर 1 महीने बाद मुकेश वापस हॉस्टल आया। अब वह काफ़ी स्वस्थ दिख रहा था, पर उसके पिता ने हमें जो बताया वो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। नोमान, उसका एक्सोसॉरीज में हुआ होगा। विनोद, जी जी बिल्कुल, कोई बहुत जाने माने बाबा थे, वही कुमाऊं के रहने वाले। उन्होंने ही मुकेश को ठीक किया था। बताते थे कि 6 महीने तक वह प्रेत मुकेश के शरीर में थी, पर यह संयोगवश नहीं हुआ था। नुमान ने किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी अपवित्र की थी। नुमान, हाँ बिल्कुल, प्रेत आत्माएं किसी को बेवजह परेशान नहीं करती। अक्सर केस में यही होता है, इसके लिए हम काफ़ी हद तक जिम्मेदार खुद होते हैं। कहीं भी मूत्र विसर्जन करना जैसे आदत सी बन गई है, जिसकी कई बार भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विनोद, पर मुकेश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। यह तो कहिए बाबा चंद्रभान समय पर मिल गए। अब आप सोचेंगे कि मुझे उनका नाम कैसे याद है, तो यह बात है कि मेरे दादाजी का भी यही नाम था, इसीलिए उनका नाम मुझे याद रह गया, चंद्रभान देव जी। नुमान, क्या बाबा चंद्रभान? कहकर उन्होंने अपने कान छुए। वह तो बहुत बड़े विद्वान थे। मैं उनके सानिध्य में 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं का आशीर्वाद है। विनोद, सर यह बताइए कि क्या सिर्फ पहाड़, गांव, कस्बों में ही ऐसी डरावनी घटनाएं घटती है या फिर शहरों में भी ऐसे हादसे होते रहते हैं? नुमान, एक नहीं, हजारों होते हैं। कितने तो मैंने और मेरी टीम ने सॉल्व किए हैं, पर उनमें से एक जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। यह किस्सा मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। विनोद, सर फिर आप हमसे साझा कर सकते हैं? नुमान, यह एक ऐसा केस था जिसे सॉल्व करने की रिक्वेस्ट नहीं मिली थी। केस बस बातों बातों में सामने आ गया। बात है हमारे कॉलेज की रीयूनियन की, जब हम सारे दोस्त इकट्ठा हुए। बहुत सी बातें हुई, खूब घूमे फिरे। फिर 3 दोस्त मेरे घर पर रात को रुके और बातों का सिलसिला चल निकला। नुमान, तो हुआ यूं कि मेरा एक दोस्त जो कि एक नामी अस्पताल में काम करता है, मैं उसका नाम उजागर नहीं कर सकता, उसे सिर्फ डॉक्टर कहकर ही संबोधित करूंगा, तो उसकी अक्सर रात में ड्यूटी होती थी। अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सुविधा थी, इसीलिए ज़्यादातर एक्सीडेंट के केस आते थे। एक बड़ा ही अजीब सा केस आया। 4 लड़के थे जिनका एक्सीडेंट हुआ और चारों की हालत में सुधार भी था। ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, पर चारों की एक ही रात में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुए। यह केस मुझे चौंका गया। मैंने अपने दोस्त से बहुत सी जानकारी ली, पर मेरा मन बेचैन था, तो मैं उसके साथ शहर चला गया और इस केस के बारे में गहराई से पूछताछ करने लगा। और आपको एक बात बताऊं विनोद जी, सच्चाई जानकर मैं हैरान रह गया। पोस्टमार्टम में जो सच्चाई सामने ना आ सकी वह मैंने उजागर कर दी। कमरा नंबर 31, दूसरा माला। कुछ अटपटा था इस कमरे में। जब मैं अस्पताल गया तब सिर्फ एक ऐसा कमरा था जिसमें कोई अच्छी सुगंध नहीं आती थी, बल्कि एक अजीब सी गंध थी, जैसे सालों से इस कमरे की सफाई नहीं की गई हो, जैसे सड़ती हुई कोई चीज़ हो। मैंने सफाई कर्मियों से इस बारे में बातचीत की तो उसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादातर उस कमरे में कोई भी पेशेंट नहीं रोका जाता। हाँ, अगर अस्पताल पूरी तरह से भरा हुआ हो तभी इस कमरे का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसकी साफ सफाई नियमित रूप से होती है, लेकिन वह महक कुछ अजीब थी। मैं कमरे के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया।
कमरे में अजीब सा सन्नाटा थी, ऐसी जो कान को चीर रही थी। फिर मैं बाहर आ गया। ड्यूटी पर जो नर्स थी उससे बात की। वह कुछ सहमी सी थी। वह डर जो कुछ देर पहले विनोद जी मैंने आपकी आंखों में देखा था। विनोद, मतलब उसने भी प्रेत देखा था? नुमान, जी बिल्कुल, पर कुछ भी बोलने से डरती थी। फिर मैंने उन पेशेंट की लिस्ट देखी जो कमरा नंबर 31 में रुके थे। लगभग साल भर से वह कमरा ज़्यादातर खाली ही रहता था। कुल मिलाकर 4 या 5 पेशेंट की वहाँ रुके थे। उनमें से एक नाम जाना पहचाना लगा। मेरा दोस्त जो कि डॉक्टर है, उसकी पत्नी इसी कमरे में रुकी थी लगभग 8 महीने पहले, जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी पत्नी एक रात ही उस कमरे में ठहरी, फिर कमरा बदल लिया। विनोद, पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? नुमान, यही पता करने के लिए मैं उस रात जब अपने दोस्त के घर पर था तो मैंने यह बात छेड़ी। पहले तो वे दोनों असमंजस में पड़ गए, पर फिर मेरे दोस्त की माँ अचानक से भावुक हो गई और कहने लगी कि बेटा, वह रूह बहुत ताकतवर थी। हम किसी तरह जान बचाकर कमरे से भागे थे। मुझे तो लगा कि दुनिया में वह हमारी आखिरी रात है। उन्होंने मुझे बताया कि जब वह मेरे दोस्त की पत्नी, जिसका नाम बीना है, उसे लेकर उस कमरे में रुकने के लिए गए तो उन्हें भी वहाँ पर बड़ी अजीब सी महक लगी थी। उस रात और कोई कमरा खाली नहीं था। रात को उनकी छोटी सी बच्ची अवनी पालने में सो रही थी। बीना भाभी भी सो रही थी। उन्होंने सोचा कि वह भी एक झपकी ले ले। तब आंटी को एक बड़ा ही डरावना सपना आया और उन्हें ऐसा लगा कि एक ठंडी गीली सी हवा उन्हें छू कर गुजर गई। उन्होंने चौंक कर अपनी पोती को देखा। वह बेसुध होकर के सो रही थी और उनकी बहू भी गहरी नींद में थी। तब आंटी ने सोचा कि शायद थकान के कारण उन्हें ऐसा सपना आया होगा। वह उठकर वॉशरूम जाने लगी तो उन्हें दरवाजे पर कोई साया दिखा और वहीं सीलन भरी ठंडी हवा जैसे कब्रिस्तान की गीली मिट्टी हो। उन्होंने भगवान का नाम लिया और बाहर जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी, पर वह बहुत कसकर बंद था। फिर उन्होंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके बगल से निकल गया हो और वही सीलन भरी हवा। मेरा दोस्त तुरंत वहाँ आया और वार्ड बॉय से दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। कमरा खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह घबरा गया। आंटी लगातार उसे फ़ोन कर रही थी। पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया। तभी वहाँ पर एक पेशेंट का भाई आया जो मेरी तरह ही पैरानॉर्मल यानी असाधारण घटनाओं की जानकारी रखता था। उन्होंने सबको वहाँ से जाने को कहा, फिर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खोला तो आंटी, उनकी बहू और पोती बाहर आए। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी जैसे वह मौत के मुंह से बाहर आए हो। विनोद, यह तो बहुत ही डरावना था। नुमान, हाँ बिल्कुल। उसके बाद अस्पताल कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि उस कमरे में कोई भी पेशेंट ना रुके। विनोद, तो फिर क्या उस कमरे में कभी कोई पेशेंट नहीं रुका था? नुमान, यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद उस कमरे को फिर से खोला गया। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। नुमान, बड़ी डरावनी रात थी। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। 2 बसों की आपस में भिड़ंत हुई और लगभग 135 लोगों को अस्पताल लाया गया। एक कमरे में 4-4, 5-5 पेशेंट तक रखे गए। तभी कमरा नंबर 31 को फिर से खोला गया और 4 लड़के उसमें एडमिट थे। 2 लड़कों के पैर में चोट आई थी, माइनर फ्रैक्चर था, और 2 को सर पर हल्की चोटें आई थी। फिर रात के लगभग 2 बजे वही मंजर दोहराया गया। रात को एक आदमी भागता हुआ अस्पताल आया और कहने लगा कि उसके दोस्त मुसीबत में हैं। वे किसी कमरे में फंस गए हैं और बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे हैं, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। उनकी मदद कीजिए। स्टाफ भागकर दरवाज़ा खोलने गया, पर कमरे में कोई नहीं था। चारों लड़के गायब थे। उन्हें वहाँ बहुत ठंड लग रही थी। फिर अचानक से
एक नर्स ने दीवार पर एक आकृति देखी और भूत भूत चिल्लाकर वहाँ से भाग गई। वह दरवाज़ा फिर से बंद किया गया। जो व्यक्ति अस्पताल आया था उसकी व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो आई। उसे देखकर उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। कहते हैं वह उन्हीं लड़कों की थी। वे चारों ज़मीन पर मरे पड़े थे। विनोद, तो क्या उन लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिली? नुमान, मिली विनोद जी, चारों की डेड बॉडी मिली। चारों की आंखें ऐसी खुली हुई थी मानो साक्षात यमराज के दर्शन हो गए हो। चारों की लाशें मुर्दा घर में थी। वे वहाँ कैसे पहुँचे, उन्हें कौन लाया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ नहीं आया। और तो और चारों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। यह बात मेरे लिए भी कौतूहल का विषय बन गया। विनोद, यह तो बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। तो क्या नुमान जी आपने इस गुत्थी को सुलझा लिया? नुमान, विनोद जी, जो घटना घट चुकी उसे बदला तो नहीं जा सकता। हाँ, पर मैंने सच जानने का प्रयास जरूर किया जिससे ऐसी घटना दोबारा ना घटे। इसके लिए सिर्फ मेरा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होना आवश्यक नहीं था। मुझे एक जासूस की तरह इस केस की तह तक जाना पड़ा। विनोद, नुमान जी, इसकी शुरुआत कैसे की आपने? नुमान, शुरुआत खतरनाक थी और मुझे बड़ी मुश्किलों के साथ इस बात की इजाज़त मिली कि मैं एक रात के लिए कमरा नंबर 31 में रह सकूं। विनोद, पर इस फैसले से तो आपकी जान को खतरा था। नुमान, नहीं विनोद जी, अगर रूह शैतानी होती तो मेरे दोस्त की माँ, बीवी और बच्चे उस कमरे से जिंदा नहीं आ पाते। विनोद, तो फिर 4 लड़के? नुमान, यही तो पता करना था कि उन लड़कों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो रात के 9 बजे मैं अपने कुछ उपकरण लेकर कमरे में गया जिसमें थर्मोजेनिक यंत्र यानी किसी भी तरीके की ऊर्जा का विश्लेषण कर किसी प्रेत आत्मा का वजूद देने वाला यंत्र है। साथ ही नाइट विजन यंत्र जिससे अंधेरे में देखना संभव हो सके लेकर मैं कमरे में गया। रात के 1 बजे तक कोई भी सफलता नहीं मिली। फिर मुझे हल्के हल्के संकेत मिले। वह प्रेत शैतानी नहीं था और कमरे में एक कोने में बैठा था। मैंने उससे संपर्क करने का प्रयास किया और उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह सब कुछ सच बताए तो उसे मुक्ति दिलाने में मैं उसकी सहायता करूंगा। विनोद, तो क्या उसने आपसे संपर्क किया? नुमान, जी बिल्कुल, वह एक लड़की का प्रेत था। यही कोई 18 साल की उम्र की थी। उसका परिवार भी था जिससे वह बहुत प्यार करती थी, शायद मरने के बाद भी करती थी। उसका नाम नीता था और वह अहमदाबाद की रहने वाली थी। एक रात जब वह अपनी कोचिंग से लौट रही थी तब पेट्रोल पंप से कुछ लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू किया। वह स्कूटी पर थी। उसका भाई स्कूटी चला रहा था। लड़कों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और दाएं बाएं से कार से टक्कर मारने लगे। नीता का एडमिशन जाने माने MBA कॉलेज में हो गया था। अगले ही दिन उसकी फ्लाइट थी। सारा सामान पैक करा हुआ था। कोचिंग वालों ने उसके सम्मान में एक पार्टी रखी थी। उसी पार्टी से वह लौट रही थी। उस पार्टी की खबरें अखबार में भी छपी थी, पर वह रात बहुत ही काली और मनहूस थी। नीता का भाई अब घबराने लगा था। वह लड़के उसे बहुत तंग कर रहे थे। फिर एक तीव्र मोड़ पर उसने स्कूटी मोड़ ली, पर हर तरफ सन्नाटा था। उसने शायद मदद के लिए गुहार लगाई, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में वह लड़के सामने में कार लेकर आ गए। नीता का गला सूख गया और फिर एक जोरदार टक्कर हुई। स्कूटी के पर चक्के उड़ गए। नीता के भाई ने हेलमेट पहना हुआ था इसलिए बच गया, लेकिन नीता लहूलुहान सड़क पर गिर पड़ी और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। जब गाड़ी से उन चारों लड़कों ने उन्हें ठोका और गिरा दिया, फिर उन्होंने नीता के साथ एक और घिनौनी हरकत की। उसके बाद नीता का फ़ोन निकाला और उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें निकाली और खून से लथपथ नीता की फ़ोटो व्हाट्सएप से उसके भाई को भेज दिए। उसके बाद उसका फ़ोन वहीं फेंक दिया और कार से कुचलते हुए उसे चले गए। नीता उस समय तक जिंदा थी और उनसे मदद की भीख मांग रही थी, पर लड़कों ने दया नहीं दिखाई और कार बैक करके तेजी से उसके भाई को भी कुचल दिया। नीता के भाई को बहुत चोटें आई, लेकिन वह बच गया। लेकिन वह जिंदगी भर
अपने पैरों पर चल नहीं सकता। दोनों भाई बहन को इसी हॉस्पिटल में रखा गया था, इसी कमरा नंबर 31 में, जहां रात के लगभग 1:30 बजे नीता ने अंतिम सांस ली। तब से वह हर रोज़ उन लड़कों से बदला लेने का इंतजार करती। फिर 1 साल 2 महीने के बाद वे चारों लड़के अस्पताल में आए और नीता की अतृप्त आत्मा ने उनसे अपना बदला ले लिया। नीता का बदला तो पूरा हो गया, पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। विनोद, नुमान जी, ये तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। नुमान, सच बहुत दर्दनाक। सच मानिए, जब मैंने नीता से उसकी आप बीती सुनी तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अपना वादा पूरा किया और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। विनोद, तो क्या अब कमरा नंबर 31 भूतिया नहीं है? नुमान, नहीं विनोद जी, अब वह भूतिया नहीं है, पर वह कमरा हमेशा बंद ही रखा जाता है। उसमें अब कोई नहीं ठहरता। विनोद, नुमान जी, यह तो बहुत ही दुखदायी घटना थी। चलिए कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं। यह ताबीज़ जो आपने गले में पहना है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या यह बुरी ताकतों से आपकी रक्षा करता है? नुमान, विनोद जी, आपने तो मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। इस ताबीज़ के बारे में क्या बताएं? बस यह समझ लीजिए कि इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। विनोद, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, क्या आप भी नुमान जी की ताबीज़ के बारे में जानना चाहते हैं? आखिर यह ताबीज़ उनकी जान कैसे बचाई? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और इस कहानी का पार्ट 2 आप तभी सुन सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस कहानी का दूसरा भाग जरूर सुन पाए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मिलते रहे।